Assalamualaikum everyone. Welcome back to my YouTube channel. I hope you are doing well. हम लोग पढ़ रहे हैं न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर और आज हम जो है वो ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर को डिस्कस करेंगे कि ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर क्या होता है। ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर बेसिकली ये न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है। ऑटिज़म वाले जो बच्चे होते हैं इनका ब्रेन जो है वो नॉर्मल बच्चों की तरह डेवलप नहीं हुआ होता। इन बच्चों की लाइफ में जो है ना 3 इम्पॉर्टेंट एरियाज़ डिस्टर्ब होते हैं, ठीक है। फर्स्ट है कम्युनिकेशन एंड लैंग्वेज, सेकंड है सोशल इंटरेक्शन एंड थर्ड है बिहेवियरल डोमेन्स या फिर बिहेवियरल इश्यूज़। ये बच्चे जो हैं ये दूसरों के साथ जो है वो कम्युनिकेट नहीं कर सकते, सोशल इंटरेक्शन नहीं कर सकते, सोशलाइज नहीं हो सकते। इसमें जो है इन बच्चों को जो है वो प्रॉब्लम होती है। इनका जो है वो रिपीटेटिव बिहेवियर होता है। ये बच्चे जो हैं ये दूसरों के एक्सप्रेशन को समझ नहीं सकते, फ्रेंड्स नहीं बनाते, दूसरों के इमोशंस को समझ नहीं सकते। इनकी बॉडी लैंग्वेज नॉर्मल नहीं होती, आई कांटेक्ट नहीं कर सकते। डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया देख लेते हैं ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर का। persistent difficulty in social communication and social interaction across multiple contexts as manifested by all of the following currently or by history। ऑटिज़म स्पेक्ट्रम वाले जो बच्चे हैं, ठीक है, इन बच्चों को सोशल कम्युनिकेशन और सोशल इंटरेक्शन में जो है प्रॉब्लम हो रही होती है। क्राइटेरिया ए का फर्स्ट पॉइंट है डेफिसिट इन सोशल इमोशनल रेसिप्रोसिटी ranging, for example, from abnormal social approach and failure of normal back and forth conversation to reduce sharing of interest, emotion, or affect to failure to initiate for response to social interaction। ये बच्चे जो हैं ये सोशली और इमोशनली तौर पर जो है रिस्पॉन्स नहीं करते हैं, ये अपने आप में मगन रहते हैं। कम्युनिकेशन में भी जो है ना इनका कोई रिस्पॉन्स नहीं होता, ठीक है। अगर कोई इनसे पूछ रहा है कि आपका नाम क्या है या कुछ भी, तो ये बच्चे जो है वो रिस्पॉन्स नहीं देते। ये जो है ना सिर्फ अपने बल्कि दूसरों के इमोशंस को भी नहीं समझते और ना ही ये बच्चे जो हैं वो अपने इमोशंस जो हैं वो दूसरों के साथ शेयर करते हैं। क्राइटेरिया ए का सेकंड पॉइंट है डेफिसिट इन नॉन वर्बल कम्युनिकेशन बिहेवियर्स यूज फॉर सोशल इंटरेक्शन, फॉर एग्जांपल फ्रॉम poorly integrated verbal and non-verbal communication to abnormalities in eye contact and body language or deficit in understanding and use of gesture to total lack of facial expressions and non-verbal communication। क्राइटेरिया ए का जो सेकंड पॉइंट है इसमें ये कहा हुआ है कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन बिहेवियर में भी जो है वो शो नहीं करते हैं। नॉन वर्बल बिहेवियर मींस के इशारों में बात करना या इशारों के साथ जो है वो दूसरों से जो है वो कम्युनिकेट करना या उनको कुछ चीज़ समझाना, ठीक है। इनके अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा लैकिंग होती है, ठीक है। ये फेशियल एक्सप्रेशन, जेस्चर या फिर पोस्चर जो है वो इनको नहीं पता होता, ठीक है। इसके अलावा आई कांटेक्ट जो है वो नहीं कर सकते। क्राइटेरिया ए का थर्ड पॉइंट है डेफिसिट इन डेवलपिंग मेंटेनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग रिलेशनशिप, फॉर एग्जांपल फ्रॉम डिफ़िकल्टीज एडजस्टिंग बिहेवियर टू सूट वेरियस सोशल कॉन्टेक्स्ट टू डिफ़िकल्टीज इन शेयरिंग imaginative play or in making friends to absence of interest in peers। ये बच्चे जो हैं ये सोशल रिलेशनशिप नहीं बनाते, ठीक है, फ्रेंड्स नहीं बनते इन बच्चों के। ये बच्चे जो हैं अपनी चीज़ें दूसरों के साथ शेयर नहीं करते। इसके अलावा ये है कि ना सिर्फ अपनी चीज़ें दूसरों के साथ शेयर नहीं करते और ना ही दूसरों से जो है वो चीज़ें लेते हैं, ठीक है, चाहे फिर वो खेलने के लिए हों या फिर कुछ भी, ठीक है। उसके अलावा ये बच्चे जो हैं ये सोशली तौर पर बिल्कुल अकेले होते हैं, आइसोलेशन होती है इनमें बहुत ज़्यादा। Restricted repetitive patterns of behavior, interest, or activities as manifested by at least
टू ऑफ द फॉलोइंग करंटली और हिस्ट्री। बिहेवियरल प्रॉब्लम होते हैं, ठीक है। इन बच्चों के अंदर रिजिड पैटर्न होता है, रिपीटेटिव बिहेवियर होता है। किसी भी चेंज को ये बच्चे जो हैं वो एक्सेप्ट नहीं करते, रिस्ट्रिक्टेड होते हैं बहुत ज़्यादा। स्टेरियोटाइप्ड और रिपीटेटिव मोटर मूवमेंट्स, यूज़ ऑफ ऑब्जेक्ट और स्पीच। रिपीटेशन होती है इनकी स्पीच में। अगर कुछ बोलेंगे कोई वर्ड तो फिर उसी को बोलते रहेंगे। उसके अलावा जो है वो लाइनिंग अप टॉयज़ और फ्लिपिंग ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। क्राइटेरिया बी का सेकंड पॉइंट है इंसिस्टेंस ऑन सेमनेस, इनफ्लेक्सिबल adherence to routines और ritualized pattern of verbal और non-verbal behavior, extreme distress at। क्राइटेरिया बी का सेकंड पॉइंट है इंसिस्टेंस ऑन सेमनेस, इनफ्लेक्सिबल एडहेरेंस टू रूटीन्स और रिचुअलाइज्ड पैटर्न ऑफ वर्बल और नॉन वर्बल बिहेवियर, एक्सट्रीम डिस्ट्रेस एट स्मॉल changes, difficulties with the transitions, rigid thinking pattern, grading, rituals, needs to take some routine or eat same food every day। क्राइटेरिया बी का जो सेकंड पॉइंट है इसमें बेसिकली ये कहा हुआ है कि ऑटिज़म वाले जो बच्चे हैं इनकी जो रूटीन है, ठीक है, वो फ्लेक्सिबल नहीं होती, ठीक है। डेली लाइफ में भी अगर थोड़ी बहुत जो है वो चेंजेस हो जाए इनकी कामों में, इनकी रूटीन में, इनके खाने पीने में, तो ये जो है ना डिस्टर्ब हो जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे अगर एक ऑटिज़म का बच्चा है और वो खाना जो है ना रात के 8 बजे खाता है और उसको अगर उस टाइम पे ना मिले तो फिर वो नहीं खाता। तो इनका जो है ना वो एग्जैक्ट टाइम होता है और उस टाइम पे अगर इनको खाना ना मिले ना तो फिर ये क्या करते हैं, ये खाते ही नहीं। बहुत ज़्यादा जो है वो रेजिस्टेंस शो करते हैं ये बच्चे। क्राइटेरिया बी का थर्ड पॉइंट है हाईली रिस्ट्रिक्टेड फिक्स्ड इंटरेस्ट दैट आर एबनॉर्मल इन इंटेंसिटी और फोकस। क्राइटेरिया बी का थर्ड पॉइंट में ये बात की गई है कि ऑटिज़म वाले जो बच्चे हैं जो इनका इंटरेस्ट होता है ये बहुत ज़्यादा जो है वो रिस्ट्रिक्टेड होता है, फिक्स्ड होता है। जिस चीज़ के साथ ऑटिज़म वाले बच्चों की जो है वो अटैचमेंट हो जाए तो फिर वो अपनी चीज़ों के साथ जो है वो किसी को हाथ नहीं लगाने देते, ना अपनी चीज़ें किसी को देते हैं, ना शेयर करते हैं, ना किसी से लेते हैं, ठीक। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर खाने का टाइम है तो भी वो चीज़ जो उस बच्चे की जिस चीज़ के साथ अटैचमेंट हुई, फॉर एग्ज़ाम्पल एक बच्चा है और उसको टॉयज़ के साथ बहुत ज़्यादा है और वो खाना भी खाएगा तो टॉयज़ उसके साथ होंगी और अगर सोने का टाइम है तो साथ जो है उस चीज़ को लेके वो सोते हैं, ठीक है। इन बच्चों की बहुत ज़्यादा जो है ना अटैचमेंट हो जाती है। क्राइटेरिया बी का फोर्थ पॉइंट है हाइपर और हाइपो रिएक्टिविटी टू सेंसरी इनपुट और अनयूजुअल इंटरेस्ट इन सेंसरी एस्पेक्ट्स ऑफ द एनवायरनमेंट। फोर्थ पॉइंट में बेसिकली ये बताया हुआ है कि ये बच्चे जो हैं ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं या तो ये फिर बिल्कुल भी जो है वो सेंसिटिव नहीं होते, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे बच्चों को चोट लगती है, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि वो बिल्कुल भी सेंसिटिव नहीं होते, उनको फ़ील नहीं हो रहा था कि उनको लगी हुई है। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि अगर उनको ज़रा से भी लगी होगी तो वो बहुत ज़्यादा जो है वो सेंसिटिव होते हैं, वो बहुत ज़्यादा फिर बताएंगे कि यहाँ लगी है ऐसे ऐसे, ठीक है। क्राइटेरिया सी है सिम्टम्स मस्ट बी प्रेजेंट इन द अर्ली डेवलपमेंटल पीरियड। इन सिम्टम्स का जो ऑनसेट है वो अर्ली डेवलपमेंटल पीरियड में जो है वो स्टार्ट हो जाना चाहिए। ऑटिज़म के जो सिम्टम्स हैं, अलामात हैं, ये 6 मंथ के अंदर जो है ना इन सिम्टम्स को जो है वो शो हो जाना चाहिए। अगर जो है ये सिम्टम्स स्टार्ट में नहीं पता चलता, किसी भी वजह से जो है वो स्टार्ट में जो है वो सिम्टम्स का जो है वो सिम्टम्स शो नहीं होते, लेकिन जब टाइम गुज़रता है और वो बच्चा बड़ा होता है, जब वो बच्चा बड़ा हो जाता है तो फिर जो है ना वो पता चलता है
कि ये बच्चा जो है ये ऑटिज़म का शिकार है। क्राइटेरिया डी है सिम्टम्स कॉज clinically significant impairment in social, occupational or another important areas of current functioning। अब ये जो सिम्टम्स हैं ये इनकी डेली लाइफ को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करते हैं, जिसमें जो है वो इनकी सोशल, ऑक्यूपेशनल और अदर इम्पॉर्टेंट एरियाज़ जो हैं वो इफ़ेक्ट होते हैं इन सिम्टम्स की वजह से। क्राइटेरिया सी है दीज डिस्टर्बेंस आर नॉट बेटर एक्सप्लेन्ड बाय इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंटल डिसऑर्डर, intellectual disability or global developmental delay, intellectual developmental disorder, and autism spectrum disorder frequently co-occurs to make comorbid diagnosis of autism spectrum disorder and intellectual developmental disorder. Social communication should be below that expected for general developmental level। क्राइटेरिया ई में बेसिकली ये बात की हुई है कि जब आप बच्चे को ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर डायग्नोस करेंगे तो आपने ये देखना है, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि ये सिम्टम्स ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के ही हैं या जो है ये सिम्टम्स जो हैं वो कहीं इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के तो नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि अगर ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है तो बच्चा जो है वो इंटेलेक्चुअली जो है वो एबिलिटी ही हो उस बच्चे में। डायग्नोसिस ऑफ ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर एंड इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंटल डिसऑर्डर, सोशल कम्युनिकेशन एंड अदर जनरल डेवलपमेंटल लेवल्स। ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के जो बच्चे हैं, हर एक बच्चे की जो इंटेंसिटी है ना वो अलग अलग होती है। ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर में भी जो है वो 3 लेवल्स आते हैं, ठीक है। लेवल 1 है, लेवल 2 एंड लेवल 3। लेवल 1 जो है ना इसमें हमारे पास जो है वो बच्चे हैं जिनको प्रॉब्लम जो है ना वो थोड़ा कम होता है। उन बच्चों की जो प्रॉब्लम की इंटेंसिटी है ना वो थोड़ी कम होती है लेकिन थोड़ी कम होती है। वो कम्युनिकेशन सोशल इंटरेक्शन की प्रॉब्लम थोड़ी सी कम होती है। लेवल सेकंड में जो प्रॉब्लम की इंटेंसिटी है वो थोड़ी ज़्यादा होती है और थर्ड लेवल जो है ना इसमें प्रॉब्लम की इंटेंसिटी 1 और 2 लेवल से भी जो है वो बहुत ज़्यादा होती है। तो फिर जो ये बच्चे हैं इनकी कम्युनिकेशन जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है, ठीक है। फिर ये कम्युनिकेट नहीं कर सकते, ठीक है, सोशली इंटरेक्शन भी नहीं कर सकते। बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड और रिपीटेटिव बिहेवियर होता है। कुछ रिस्क फैक्टर्स होते हैं जिनकी वजह से भी जो है वो ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर जो है वो हो सकता है, ठीक है। जेनेटिक म्यूटेशन हो सकता है, उसके अलावा जो है फ्रजाइल एक्स सिंड्रोम हो सकता है, ठीक है। इन्वायरमेंटल कॉजेज़ हो सकते हैं, उसके अलावा जो है वो अदर जेनेटिक डिसऑर्डर कॉज हो सकता है या फिर कोई वायरल इन्फेक्शन भी हो सकते हैं जिनकी वजह से जो है वो ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर जो है वो हो सकता है। ऑटिज़म स्पेक्ट्रम जो डिसऑर्डर है इसके लिए जो है ना कोई मेडिकल टेस्ट फ़िलहाल तो अवेलेबल नहीं है। कॉजेज़ में जो है वो 40 प्लस एज ऑफ मदर ये भी है। एक्सपोज़र टू टॉक्सिक एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं, ठीक है। ड्यूरिंग बर्थ इन्फेक्शन भी जो है वो ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर हो सकता है। मेडिकल कोई कंडीशन है, लर्निंग डिसेबिलिटी है या फिर जो है वो लैंग्वेज इम्पेयरमेंट भी कॉज है ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर का।